तो बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10.3 जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले के गुणधर्म जो है वो हमने क्लियर कर लिए थे, जो आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और 10.3 एक्सरसाइज के कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे और अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लिमिट 1 से 4 और फलन यहाँ पे f(x) दिया हुआ है। लेकिन f(x) की जो कंडीशन है, इस फलन की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या दे रखी है कि 1 से 3 के लिमिट में तो फलन होगा 7x + 3 और 3 से 4 के लिमिट के अंतर्गत फलन होगा 8x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 अलग अलग अंतरालों में आपको यहाँ पे फलन जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो 1 से 4 की लिमिट को हमें 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। पहले तो 1 से 3 तक की लिमिट और उसके बाद में +3 से लेके 4 तक की लिमिट। और 1 से लेके 3 तक की लिमिट में फलन यूज करना पड़ेगा 7x + 3 और 3 से 4 तक की लिमिट में फलन यूज करना पड़ेगा 8x। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1 से 4 की लिमिट को हम लोग यहाँ पे 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 1 से 4 की लिमिट को हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग समाकलनों के योग के रूप में लिखेंगे। पहली लिमिट 1 से 3 के साथ होगी और दूसरी यहाँ पे 3 से 4 के साथ होगी। लेकिन बच्चों, दोनों अलग अलग लिमिट के सापेक्ष यहाँ फलन भी अलग अलग ही डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपको फलन भी यहाँ पे अलग अलग ही लेने पड़ेंगे। 1 से 3 की लिमिट के अंतर्गत जो f(x) का मान है वो आपको लेना है यहाँ पे 7x + 3 और 3 से 4 की लिमिट के अंतर्गत जो फलन आपको दिया गया है वो है 8x। अब देखिए बच्चों, सिंपल आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और वहां पे लिमिट ये अप्लाई करनी होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, 7x + 3 का समाकलन होता है 7x² / 2, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 3। यहाँ पे देखिए बच्चों, 8x² का इंटीग्रेशन होता है 8x² / 2। तो 2 से 8 काटेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 4x² और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 3 से 4। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँगा, यानी कि x के स्थान पे मैं 3 रखूँगा। तो 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 7 हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63/2 प्लस 3 3 9। तो ये तो होगी अपर लिमिट और -1 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 7/2 और प्लस में 3। तो ये हो जाएगी यहाँ पे लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब अपर लिमिट में 4 रखूँगा x के स्थान पे तो 4 का वर्ग 16, 16 चौके हो जाएगा यहाँ पे 64। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 64 और -x के स्थान पे 3 यानी कि लोअर लिमिट रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 चौके हो जाएगा यहाँ पे 36। अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे तो 63/2 में से 7/2 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 56/2। कितना बचेगा यहाँ पे 56/2। 9 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पे 6। और इसी प्रकार जब 64 में से 36 को घटाएंगे तो देखिए बच्चों, 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 8, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 28 आने वाला है। अब देखिए बच्चों, 56 में 2 का भाग देंगे तब भी यहाँ पे 28 आएगा, प्लस का 6 और यहाँ पे आने वाला है 28। तो ये 28 और 28 हो जाएगा 56, 56 और 6 हो जाएंगे 62। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 62। तो देखा बच्चों, यहाँ पे फलन जो है वो 2 अलग अलग सीमाओं के लिए अलग अलग परिभाषित था। तो हमने अलग अलग सीमाओं के लिए अलग अलग फलन लेके हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 62। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट 0 से 3 और यहाँ पर हमें दिया हुआ महत्तम पूर्णांक फलन x। जहाँ पे ये महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत आपको पहले भी बताई जा चुकी है बच्चों कि जब आप इस महत्तम पूर्णांक फलन में x के स्थान पे कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हो तो आपको वही संख्या आंसर के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कोई दशमलव की संख्या लेते हो तो आपको उससे जस्ट छोटा पूर्णांक जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से 3 की लिमिट को मैं यहाँ पे 2 भागों में तोड़ूंगा, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। कहने का मतलब हम 0 से 3 की लिमिट को 3 अलग अलग समाकलन के योगफल के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे, जिसमें पहला तो अंतराल होगा 0 से 1 तक का, दूसरा जो अंतराल होने वाला है बच्चों वो होगा 1 से लेके 2 तक का, और जो तीसरा समाकलन होने वाला है वो होगा 2 से लेके 3 लिमिट के साथ महत्तम पूर्णांक फलन x dx का। अब देखिए बच्चों, इस अंतराल के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आएगा, क्योंकि जब तक ये महत्तम पूर्णांक फलन यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होगी तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब 0 से 1 की लिमिट की बात हो
तो 0 से 1 के अंतराल के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान होता क्या है? तो आपको अच्छे से पता है कि जब आप महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हो, जैसे कि 0.5, 0.6, 0.7, तो आपको महत्तम पूर्णांक फलन वहां पे 0 ही अप्लाई होगा, वहां पे 0 ही वैल्यू प्रदान करेगा। तो इस अंतराल के लिए, इस लिमिट के लिए जो महत्तम पूर्णांक फलन का मान है वो यहां पर 0 ही आने वाला है। आया बच्चों समझ में? इसी प्रकार देखिए बच्चों, जब 1 से 2 के अंतराल की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन में, तो आपको अच्छे से पता है महत्तम पूर्णांक फलन में जब मैं 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी रखता हूं तो मुझे उससे जस्ट छोटा पूर्णांक 1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब 1 से 2 के अंतराल में महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है वो हमें यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 2 से 3 के अंतराल की वैल्यू जब आप महत्तम पूर्णांक फलन में रखते हो 2.2, 2.3, 2.4, तो यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन आपको 2 वैल्यू प्रदान करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है इस अंतराल के लिए वो 2 होगा। अब देखिए बच्चों, अब आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 का समाकलन आपको अच्छे से पता है बच्चों, चौरासी होती है c, और हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से 1। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों होता है x, और हम यहाँ पे लिमिट लगाने वाले हैं 1 से 2, और 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, और हम यहाँ पे लिमिट लगाने वाले हैं 2 से 3। तो देखिए बच्चों, c चूंकि अचर राशि, इसमें x का कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, तो x के ऊपर ये डिपेंड भी नहीं करता। तो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने पर, अपर लिमिट लगाएंगे तब भी ये c आएगा, और माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी ये c ही आने वाला है। प्लस यहाँ पे x के स्थान पे अपर लिमिट 2 लगाएंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे x के स्थान पे अपर लिमिट 3 लगाएंगे तो 6 आएगा, और लोअर लिमिट 2 लगाएंगे तो 2 दूआ ये 4 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 0, 2 में से घटाएंगे तो आएगा 1, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 2। तो कुल मिलाकर जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन जो है वो इस इंटीग्रेशन का 3 आने वाला है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से हमने महत्तम पूर्णांक फलन को अलग अलग अंतरालों के लिए परिभाषित करते हुए हमने उनका समाकलन किया, और जैसे ही हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो हमें हमारा आंसर जो है वो 3 प्राप्त हो जाता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम ये दोनों एक साथ करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिमिट है -π/4 से +π/4, यहां पे लिमिट है -π से +π। आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फलन आपको, यहाँ पे जो लिमिट है वो -a से +a के रूप की है, और यहाँ पर भी लिमिट -a से +a के रूप की है। तो देखिए बच्चों, आपने गुणधर्म पढ़ा होगा, गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है कि अगर -a से a के प्रकार की लिमिट हो और यहाँ दिया गया फलन अगर विषम फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 होता है, गुणधर्म नंबर 6 के अनुसार। तो देखिए बच्चों, ये फलन जो है यहाँ पे सम है कि विषम है, हम इसका कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, इसका पता लगाने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें जो फलन है वो फलन हमें यहाँ पे दे रखा है x⁵ cos²x। सम और विषम का पता कैसे लगाएंगे बच्चों? हम यहाँ पे x के स्थान पे -x अप्लाई करेंगे, तो x के स्थान पे -x अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -x रखेंगे, तो ये -x⁵ और ये हो जाएगा cos² -x। तो देखिए बच्चों, -x⁵ जो होता है वो -x यानी माइनस बाहर आ जाएगा, और cos के आगे चूंकि माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यहाँ पर ये cos² ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये वापस -fx के रूप का बन गया, और ये यहाँ पे f -x हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों, जब मैंने x को -x में चेंज किया तो मुझे यहाँ पे -fx प्राप्त हो गया। अतः दिया गया फलन विषम फलन है। कौन सा फलन होगा बच्चों? दिया गया फलन विषम फलन है। तो गुणधर्म 6 से, कौन से गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम लोग? गुणधर्म 6 से। क्या कहता है बच्चों गुणधर्म 6? गुणधर्म 6 से अगर यहाँ पे -a से +a के प्रकार की लिमिट हो और दिया गया फलन अगर विषम फलन हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। इसलिए बच्चों यहाँ पे -π/4 से +π/4 और x⁵ cos²x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। बस आपको यहाँ पे गुणधर्म ही अप्लाई करना है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको फलन दिया गया है fx, वो हमारे पास है यहाँ पे sin x, यहाँ पे है cos x, और ये है 1 + cos²x। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, मैं जैसे ही x को -x में परिवर्तित करता हूँ तो यहाँ पे आएगा sin -x,
यहाँ पर आ जाएगा कोस माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप खुद देखेंगे बच्चों, साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, कोस माइनस एक्स जो होता है वो प्लस का कोस एक्स होता है, और ये 1 प्लस कोस माइनस एक्स चूंकि प्लस का कोस एक्स होता है तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे f माइनस एक्स बराबर जो है वो माइनस का एफ एक्स हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ये फलन भी लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई के सापेक्ष विषम फलन है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमने 2 लाइनें लिखी थी वही लाइनें आपको यहाँ लिखनी है। तो माइनस पाई से प्लस पाई, और यहाँ पे जो फलन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो गुणधर्म नंबर 6 से, कौन से गुणधर्म से बच्चों, गुणधर्म 6 से किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे शून्य के इक्वल हो जाएगा, और यही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो देखा बच्चों, गुणधर्म से ये क्वेश्चन जो है वो कितना आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन करके वहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, कोई और मेथड यूज करते हैं, तो यही क्वेश्चन जो है वो 2-2, 3-3 पृष्ठ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गुणधर्म का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि बड़े क्वेश्चन को केवल गुणधर्म के हिसाब से हम उनका छोटे रूप में परिवर्तित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है -π/4 से 3π/4, और यहाँ पे अंडर रूट का साइन एक्स बट्टे रूट कोस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट जो है वो -a से +a के रूप की नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे वो गुणधर्म नंबर 6 तो अप्लाई नहीं होने वाला। तो देखिए बच्चों, हमारे पास a से b की रूप की लिमिट है, तो इस फलन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब भी अगर मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर यहाँ पे 4 अप्लाई करता हूँ, गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है कि यहाँ पे मैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से परिवर्तित करता हूँ तो इस समाकलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और याद रखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 मोस्टली तभी अप्लाई किया जाता है जब इस हर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, दिए गए फलन के हर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता हो, तो हम लगभग यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 ही अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे, मैं यहाँ पे मान के चलूंगा इस फलन को i के इक्वल, और जब भी गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करो तो आपको सवाल को, जो फलन यहाँ पे दिया गया, समाकलन जो दिया गया, उसको i के इक्वल लेके ही चलना पड़ेगा, और आपको इसको समीकरण नंबर 1 भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, -π/4 से 3π/4, अंडर रूट में है यहाँ पे साइन एक्स, रूट में है यहाँ पे कोस एक्स, प्लस रूट में है यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स, और इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करूंगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं a प्लस बी यानी दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x माइनस करके लिखूंगा, और जो फलन मुझे उसके बाद में प्राप्त होगा उसको मैं वापस समीकरण नंबर 1 में जोड़ूंगा। तो ये गुणधर्म नंबर 4 की खासियत है बच्चों कि जब भी हम लोग गुणधर्म नंबर 4 जिस फलन में अप्लाई करते हैं तो उस फलन को जो प्राप्त फलन होता है उसमें हमेशा जोड़ा जाता है आगे की सॉल्यूशन और कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 जो है वो अप्लाई करता हूँ, गुणधर्म नंबर 4 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 से क्या आएगा, i इक्वल्स टू लिमिट -π/4 से प्लस 3π/4। देखिए बच्चों, यहाँ पे x को मैं किससे परिवर्तित करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं a प्लस बी यानी 3π/4 में -π/4 को जोड़ना, या यूँ बोलो कि 3π/4 में -π/4 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3π/4 -π/4 और माइनस का x। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी माइनस एक्स में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ x है। इसी प्रकार बच्चों, रूट में जो यहाँ पे कोस दिया हुआ उसके सामने जो x है उसको भी मैं 3π/4 -π/4 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो रूट के अंदर साइन दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे 3π/4 माइनस का π/4 और माइनस एक्स के रूप में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3π/4 में से π/4 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये बनता है 3π/4 में से π/4 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2π/4 यानी कि π/2 यानी कि 90, तो ये बनेगा π/2 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये 90 माइनस एक्स हो जाता है, और नीचे भी यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कोस 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे आप ये भी साइन के आगे क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं 90 माइनस एक्स करता हूँ तो आपको अच्छे से पता है साइन 90 माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो
कोस थीटा होता। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट है -π/4 से +3π/4। साइन 90 - x तो बन जाएगा यहाँ पे कोस x, तो अंश में तो आएगा यहाँ पे कोस x। हर में देखिए बच्चों पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रूट साइन 90 - x जो है वो तो बन जाएगा यहाँ पे कोस x, और यहाँ पे कोस 90 - x जो है वो बन जाएगा साइन x। क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन x। तो देखा बच्चों जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, जैसे मैंने यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई किया तो देखो बच्चों हर में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, वही हर हमें प्राप्त हो गया जो हर हमें दिया गया था। और इसको मैं क्या मान लूंगा, समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 तो वो समीकरण थी जो फलन आपको दिया गया था, जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया था। गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करने के बाद में आपके पास समीकरण नंबर 2 के रूप में यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आया है। और अब इन दोनों ही समीकरण को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों गुणधर्म नंबर 4 की खासियत होती है कि बाद में इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे बच्चों i के अंदर जब i को जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है 2i। अब देखिए बच्चों दोनों ही इंटीग्रेशन में लिमिट समान है जो कि कॉमन आएगी, यानी कि -π/4 से 3π/4 वाली जो लिमिट है वो कॉमन आएगी। और जैसे ही मैं इन दोनों पदों को जोड़ता हूँ तो आप ध्यान से देखिए बच्चों दोनों ही पदों का जो हर है वो समान है, तो इन दोनों ही पदों का हर जो है वो लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे कोस x प्लस अंडर रूट का साइन x। तो देखिए बच्चों अंश में भी क्या बचेगा, अंडर रूट का साइन x प्लस अंडर रूट का कोस x। तो यहाँ पे अंश में क्या बचेगा, अंडर रूट का साइन x और प्लस अंडर रूट का कोस x। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, जैसे मैंने इन दोनों समीकरण को जोड़ा तो i में i को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2i आएगा। लिमिट जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन की -π/4 से 3π/4 वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे कॉमन आएगा। और अंदर के फलन को मैं जैसे जोड़ूंगा तो चूंकि दोनों का हर समान है इसलिए लघुत्तम यहाँ पे रूट कोस x प्लस रूट साइन x आएगा। तो अंश में भी हमारे पास रूट साइन x प्लस रूट कोस x का पद बचेगा। और ऐसा करने से ये पद जो है अंश और हर दोनों समान हो गया, तो ये कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -π/4 से 3π/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है कि ये x होता है। और यहाँ पे लिमिट -π/4 से 3π/4 लगाएंगे तो देखिए बच्चों पहले मैं अपर लिमिट लगाऊंगा 3π/4, तो x के स्थान पे मैंने 3π/4 लगाया। माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाऊंगा तो x के स्थान पे -π/4 रखना है, तो माइनस माइनस ये प्लस होके यहाँ पे प्लस का π/4 आएगा। सोल्व करेंगे तो 3π/4 में π/4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4π/4 यानी कि पाई। तो यहाँ पे 2i = आ गया पाई, तो यहाँ से जो i की वैल्यू है वो आएगी π/2, 2 चला जाएगा पाई के भाग में। और इस प्रकार से हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसमें जो हमें समाकलन का पद दिया गया इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करने के बाद जो हमें यहाँ पे पद प्राप्त होगा उसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। चूंकि दोनों के हर में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, वहाँ पे हर लघुत्तम आएगा, तो अंश में भी वही पार्ट आपको अमूमन प्राप्त होगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल, तो वहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा। और जैसे ही 1 का इंटीग्रेशन x के रूप में लिखेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, जो भी लिमिट वहाँ पे दी गई है, तो हमें वहाँ पे हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का प्रोसेस है, आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास जरूर करें। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होने वाला है। यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से b के रूप की है, तो इसका मतलब जब भी लिमिट 0 से b के रूप की आए तो हमें यहाँ पे x को b - x यानी कि यहाँ पर π - x के अनुसार उसके परिवर्तित करना है, जिससे इस हर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या यूं कहिए कि परिवर्तन होगा परंतु वो परिवर्तन आपको बिल्कुल इसी फलन की तरह दिखाई देने वाला है। तो देखिए बच्चों इस सवाल की शुरुआत मैं कैसे करूंगा, सवाल का तरीका वही होगा। पहले मैं इस सवाल को यहाँ पे i के इक्वल मानूंगा, तो यहाँ पे मैंने माना कि i = 0 से पाई e की पावर कोस x और बट्टे में यहाँ पे आएगा e की पावर कोस x और प्लस e की पावर माइनस कोस x और dx। तो ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे माना i = लिमिट 0 से पाई e की पावर कोस x बट्टे में e की पावर कोस x प्लस e की पावर माइनस कोस x और dx, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसको हमने किसके इक्वल ले लिया, यहाँ पे i के इक्वल ले लिया। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करने वाला हूँ।
गुणधर्म नंबर 4। तो गुणधर्म 4 से, तो आप देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको पाई माइनस एक्स से उसको प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए बच्चों, इस गुणधर्म के अनुसार मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं पाई माइनस एक्स लिखूंगा। तो e के ऊपर जो कोस है उसमें x के स्थान पे मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखूंगा। यहाँ पर भी e की पावर कोस पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी e की पावर माइनस कोस पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने पाई माइनस एक्स रख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू, लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई, और अब देखिए बच्चों, कोस पाई माइनस एक्स यानी कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस चला जाता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे e के ऊपर ये बन जाएगा माइनस का कोस एक्स, और यहाँ पर भी बच्चों यहाँ बनेगा e की पावर माइनस का कोस एक्स, और यहाँ पर भी e की पावर माइनस कोस एक्स आएगा। तो एक माइनस पहले है तो यहाँ पे ये बन जाएगा e की पावर प्लस कोस एक्स और dx, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे मैं गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करूंगा तो इसके हर में परिवर्तन होगा जरूर, लेकिन वो परिवर्तन इसी फलन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोनों ही पदों के जो हर हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि समान रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मैं e की पावर कोस एक्स को पहले लिख सकता हूँ और e की पावर माइनस कोस एक्स को बाद में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में इन दोनों ही पदों के हर समान है। अब देखिए, चूंकि गुणधर्म नंबर यहाँ पे 4 अप्लाई किए, इसलिए दोनों ही समीकरण को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों, मेरे पास क्या आएगा, i में i को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2i इज इक्वल्स टू में लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई, दोनों ही पदों के हर समान है। तो मैं यहाँ पे e की पावर कोस एक्स, e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स जो है वो यहाँ पे लघुत्तम लूंगा। तो देखिए बच्चों, अंश में क्या बचेगा, अंश में जो अंश में यहाँ पे दिया हुआ है e की पावर कोस एक्स तो ऊपर वाले पद में दिया हुआ है, और यहाँ पर e की पावर माइनस कोस एक्स जो है वो नीचे वाले समीकरण नंबर 2 के अंश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास अंश में भी यही पद बचने वाले हैं जो पद मैंने यहाँ पे हर में लघुत्तम लिया था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये अंश से हर जो है वो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू हमारे पास आने वाला है 0 से पाई 1 dx, और आपने पहले वाले सवाल में भी देखा था कि इसी प्रकार से अंश और हर के पद समान होकर वो कट गए थे, और वहाँ पर भी 1 dx ही आया था। तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस बहुत आसान है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट हमें अप्लाई करनी है 0 से पाई। तो x के स्थान पे अपर लिमिट पाई अप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, और माइनस के साथ जब लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे पाई रहने वाला है। तो यहाँ से जो i की वैल्यू है बच्चों वो π/2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से π/2 sin 2x log 10x। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी लिमिट 0 से b के रूप की है, और हम यहाँ पर भी गुणधर्म नंबर 4 से इसकी शुरुआत करेंगे। तो पहले दिए गए समाकलन को मैं यहाँ पर i के इक्वल मान के चलूंगा। तो मैंने माना i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 sin 2x, और यहाँ पर है log 10x और dx, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे भी गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि गुणधर्म नंबर 4 यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। गुणधर्म 4 से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या प्रतिस्थापित करूँगा, π/2 माइनस एक्स। क्या करने वाला हूँ, π/2 माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है साइन 2x, और x के स्थान पर यहाँ पर आएगा π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए बच्चों log 10x, तो x के स्थान पे आएगा यहाँ पे π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन, जब 2 को अंदर गुणा करूँगा बच्चों तो यहाँ पर ये बन जाएगा, 2 को π/2 से गुणा करूँगा तो पाई आएगा, माइनस का यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों log 10 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे कोट x आएगा, तो 10 90 माइनस एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोट x, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये साइन 2x ही रहेगा, और यहाँ पर आएगा log कोट x और dx, और ये आ जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2।
तो देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 लगाने के बाद में मुझे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो चुकी है। और गुणधर्म नंबर 4 के बाद में आपको अच्छे से पता है कि हम दोनों ही समीकरण को आपस में जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ूंगा, तो i में i को जोड़ूंगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 2i। लिमिट 0 से π/2 दोनों ही समाकलन में यहाँ पे कॉमन आएगी। अब देखिए बच्चों, हमें किसको जोड़ना है, sin 2x log 10x में sin 2x log cot x को जोड़ना है। तो इन दोनों में से आप देख पा रहे हैं बच्चों, sin 2x जो है वो कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पे log 10x, तो ऊपर वाले पद से, और नीचे वाले पद से आएगा यहाँ पे log cot x। तो देखा बच्चों, मैंने समीकरण नंबर 1 में 2 जोड़ा, तो 0 से π/2 sin 2x तो दोनों ही पार्ट में आ रहा था कॉमन, और फलन के रूप में यहाँ पे log 10x में जुड़ेगा log cot x। और हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि log के गुणधर्म से दो पद log के अगर यहाँ पे प्लस के साथ दिए गए हैं तो वो दोनों ही पद जो हैं वो गुणा में चले जाते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे log 10x इंटू में cot x, तो 10 और cot आपस में कैंसिल होके 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा, 2i इक्वल्स टू 0 से π/2, और यहाँ पर आएगा sin 2x, और ये बना लेंगे log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो शून्य होती है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शून्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि log 1 का मान क्या होता है, शून्य होता है। और शून्य का इंटीग्रेशन लिमिट के साथ, ध्यान रखिए बच्चों, शून्य का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, लिमिट के साथ जो है वो शून्य होता है, और बिना लिमिट शून्य का इंटीग्रेशन c होता है। इसलिए यहाँ पे लिमिट के साथ जब भी आपको शून्य का समाकलन करना पड़े तो वहां पे आपको शून्य ही लिखना है। तो यहाँ से जो i की वैल्यू है वो कितनी आएगी, शून्य, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है -1 से +1 लिमिट के साथ log 2 - x बट्टे 2 + x। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिमिट है वो -a से +a के प्रकार की है, और जब भी लिमिट -a से +a के प्रकार की होती है हम दिए गए फलन को सम और विषम में कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये फलन सम है कि विषम है। अगर ये फलन विषम है तब तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और अगर ये फलन सम है तो यहाँ पे 2 से गुणा होकर लिमिट 0 से 1 में चेंज हो जाएगी, फलन यही रहेगा, और उसका इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। तो पहले बच्चों हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि दिया गया फलन सम है कि विषम है। तो देखिए बच्चों, कैसे चेक करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फलन हमें दिया गया है, फलन fx, वो है हमारे पास log 2 - x बटे 2 + x। सम और विषम की जांच कैसे होती है बच्चों, x के स्थान पे मैं यहाँ पे -x लेके चलूंगा, और अगर वापस मुझे fx मिलता है तो ये सम फलन होगा, और मुझे -fx मिलता है तो ये विषम फलन होगा। तो देखिए बच्चों, इस फलन में जहां जहां x है वहां पे हम -x रखेंगे, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ये हो जाएगा log 2, x के स्थान पे -x रखेंगे तो ये +x हो जाएगा, ये 2 - x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं 2 + x बट्टे 2 - x को इंटरचेंज करता हूं, यानी कि 2 - x को अगर मैं ऊपर और 2 + x को मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, तो यहाँ इन्वर्स लग जाएगा, क्योंकि इन्वर्स का मतलब इसको विपरीत करना ही होता है। और अब देखिए बच्चों, log के गुणधर्म के अनुसार यहाँ पे जो पद है उसकी घात जो है वो log से पहले आएगी, यानी -1 पहले आके यहाँ बाहर माइनस लग जाएगा, और ये बन जाएगा log 2 - x बट्टे 2 + x। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, माइनस के बाद में यहाँ पे जो फलन आया है वो वापस fx के इक्वल आया है, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस का fx, और यहाँ पे था f - x। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे f - x से मुझे -fx प्राप्त हो रहा है। तो दिया गया फलन एक विषम फलन है, और विषम फलन होने की वजह से गुणधर्म नंबर 6 से, कौन से गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर 6 से इस समाकलन का जो आंसर है वो मुझे शून्य प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, शून्य, क्योंकि दिया गया फलन क्या है, विषम फलन है, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट 0 से 1 log 1 बटे x - 1, हमें यहाँ पे फलन दिया हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से b के रूप की है, तो हम जहां जहां x है वहां पे गुणधर्म नंबर 4 के अनुसार x को 1 - x यानी कि b - x से प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा फलन में यहाँ पे परिवर्तन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे माना कि दिया गया फलन जो है वो i के इक्वल है, तो 0 से 1 log 1 बटे x - 1। सुविधा के लिए बच्चों मैं यहाँ पे x जो है वो लघुत्तम ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 0 से 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा x हो जाएगा लघुत्तम, ये बन जाएगा यहाँ पे 1 - x और dx।
अब देखिए बच्चों, इसको तो मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। अब मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करने जा रहा हूँ, गुणधर्म नंबर 4 से। कि बच्चों यहाँ पे क्या आएगा गुणधर्म नंबर 4 से, जहाँ जहाँ x है हम उसको 1 माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट 0 से 1 रहेगी। ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स, और नीचे बट्टे में x के स्थान पे भी 1 माइनस एक्स हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए बच्चों, सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट 0 से 1, यहाँ पर है log 1 से कैंसिल होगा, अंश में केवल प्लस एक्स बचेगा और बट्टे में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर है dx, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 के बाद में हमें ये समीकरण प्राप्त हो चुकी है, समीकरण नंबर 2। और जब भी हम गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करते हैं तो समीकरण 1 और 2 को हम हमेशा जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 में जब इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे, तो जब मैं i में i को जोड़ूंगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2i। दोनों ही कंडीशन में लिमिट 0 से 1 जो है वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट कॉमन आएगा, और यहाँ पर log 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स में क्या जुड़ने वाला है, log x बट्टे 1 माइनस एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और आप देखेंगे बच्चों, log के दोनों पद जब बीच में प्लस का साइन आता है तो दोनों ही पद आपस में गुणा में चले जाते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे 0 से 1, और यहाँ पर हो जाएगा log, और ये आएगा 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे x बट्टे 1 माइनस एक्स। और आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x से x कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा log 1, और log 1 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, शून्य होता है, और शून्य का इंटीग्रेशन भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शून्य होता है। तो हमारे पास i का मान यहाँ पर शून्य प्राप्त होगा, और यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम सोल्व करने जा रहे हैं, जहाँ पे लिमिट है π/6 से π/3 dx बटे 1 प्लस रूट 10x। देखिए बच्चों, रूट 10x को मैं साइन और कोस में बदलूंगा, और उसके बाद में जो लिमिट मेरी है वो a से b के रूप की है, तो मैं वहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करूंगा। लेकिन पहला काम ये होगा कि यहाँ पे रूट 10x को मैं लिखूंगा रूट साइन x बटे रूट कोस x। तो देखिए बच्चों, कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको i के इक्वल मानते हुए हमें दिया हुआ यहाँ पे लिमिट π/6 से π/3, और ये हो जाएगा यहाँ पे dx बटे 1 प्लस रूट 10x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो रूट 10x हमें दिया गया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कोस में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस रूट 10x को हम लिख सकते हैं रूट साइन x, और बट्टे में आएगा यहाँ पे रूट कोस x। अब देखिए बच्चों, ये रूट कोस x यहाँ पे लघुत्तम आएगा, तो वो लघुत्तम तो चला जाएगा अंश में। तो देखिए बच्चों, क्या परिवर्तन आएगा, लिमिट है यहाँ पे π/6 से π/3, रूट कोस x जो है वो तो रहेगा यहाँ पे अंश में, और यहाँ लघुत्तम लेने के बाद यह आ जाएगा रूट कोस x, प्लस में आएगा यहाँ पे रूट साइन x, और ये बन जाएगा dx, और ये होगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 से हमें जो फलन प्राप्त हुआ है, जो इंटीग्रेशन का पार्ट प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करेंगे, जिसके अनुसार हम x को a प्लस b माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूँ। तो गुणधर्म नंबर 4 से देखिए बच्चों, क्या आएगा, i इक्वल्स टू लिमिट π/6 से π/3, और यहाँ पे देखिए बच्चों, रूट में कोस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों, π/6 में π/3 यानी कि 30 डिग्री में 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 होता है, तो a प्लस b का योग यहाँ पे 90 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस b माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 90 माइनस एक्स करूँगा, तो बट्टे में भी यहाँ पे कोस 90 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पर भी साइन के बाद में 90 माइनस एक्स आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल्स टू लिमिट π/6 से π/3 कोस 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन x। यहाँ पर देखिए, पहले अगर मैं इसको साइन 90 माइनस एक्स को सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा कोस x, और अब मैं कोस 90 माइनस एक्स को सोल्व करूँगा तो मैं इसको बाद में लिख सकता हूँ, और ये बन जाएगा साइन x, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करने के बाद इस फलन के हर में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, और चूंकि गुणधर्म नंबर 4 हमने अप्लाई किया है तो हम दोनों ही समीकरण को जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे। i में जब i को जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे 2i, लिमिट जो है π/6 से π/3 वाला पार्ट ये आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, तो π/6 से π/3 आएगा यहाँ पे कॉमन। और देखिए बच्चों, दोनों ही पदों का हर समान है, तो ये आ जाएगा लघुत्तम में। तो लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पे रूट कोस x, और प्लस का आएगा यहाँ पे रूट साइन x। तो अंश में भी हमारे पास क्या बचने वाला है, रूट कोस x प्लस रूट साइन x। कहने का मतलब
अंश में भी वही पद बचेगा जो हमें हर में दिया हुआ है। और ऐसा करने से ये दोनों ही पद हो जाएंगे कैंसिल। तो 2i इक्वल्स टू π/6 से π/3 लिमिट है और यहाँ पे 1 dx आएगा और जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। लिमिट हो जाएगी π/6 से π/3 और जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट π/3 आएगी और उसके बाद में माइनस के साथ लोअर लिमिट π/6 आएगी। यहाँ पे 6 लघुत्तम आएगा तो ये बन जाएगा 2π माइनस पाई यानी कि π/6। तो यहाँ पे 2i का जो मान है वो π/6 आ गया। तो यहाँ से i की वैल्यू π/12 हो जाएगी, 2 चला जाएगा भाग में तो 6 से गुणा होके वो 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा i इक्वल्स टू π/12 और यही होगा इसका सॉल्यूशन। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने 4 या 5 कर लिए हैं जहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई होता है और यहाँ पे दोनों ही समीकरण को जोड़ने पे अंश और हर के पद समान प्राप्त होते हैं और यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होता है और उसके बाद में हम उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं जिससे हमें हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज आप लोग जो है इस 12 क्वेश्चन के ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। गुणधर्म नंबर 4 आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे पदों पे अप्लाई करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में कौन सा गुणधर्म लगेगा, ये सब आपको अभ्यास के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स आपके सामने आता है तो आप बेझिझक पूछिए और इसी प्रकार से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।